हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है, अपन एक ऐसी सिगरेट बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और क्या बताऊं, अगर आप पीते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गोल्ड प्लेक पीते हो तो अगर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज अपन इस गोल्ड प्लेक को बनाने वाली कंपनी गोल्डन टोबैगो लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी का जो सेक्टर है सिगरेट एंड टोबैगो मैन्युफैक्चरिंग का ये स्टॉक काम करता है और 50 रुपए के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। जहाँ पे आप 10 रुपए की सिगरेट खरीद के उसका धुआं उड़ा देते हो, उस पैसे को आप इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो। आने वाले टाइम के अंदर आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज अपन इस सिगरेट बनाने वाली कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन समझ में आ जाएगी। अच्छा, सिगरेट पीते हो तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ में, लेकिन बहुत बुरी चीज़ है एक्चुअल में। तो आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद में टेक्निकल के ऊपर चलेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट नहीं करते अपन और सीधे चलते इसके फंडामेंटल की ओर। सबसे पहले आप देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैप चल रहा है। मार्केट कैप जो चल रहा है 86.9 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो ये बेसिकली स्मॉल कैप की कंपनी है। गोल्ड प्लेक दोस्तों आपको पता है कि इंडिया के अंदर हर चाय वगैरह नुक्कड़ की जो भी दुकान होती है, जहाँ चाय मिल रही है वहाँ गोल्ड प्लेक तो मिलेगी, बहुत ज़्यादा बिकती है। और सब इस कंपनी की सबसे ज़्यादा चलने वाली सिगरेट ही गोल्ड प्लेक ही है। मार्केट कैप के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कंपनी के फेस वैल्यू की। इस कंपनी की जो फेस वैल्यू चल रही है दोस्तों 10 के ऊपर चल रही है। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये कंपनी जो है अपनी फेस वैल्यू के 1 टाइम तक स्प्लिट कर सकती है। सपोज कीजिए इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 के ऊपर चल रही है और इन फ्यूचर के अंदर कभी इस शेयर की प्राइस जो है ज़्यादा हो जाती है या फिर इतनी ज़्यादा चल जाती है जिससे आम लोगों को खरीद पाना मुश्किल हो रही होती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, वो स्प्लिट हो जाती है उस कंडीशन में। और जो प्राइस है, प्राइस भी उसी कंपेरिजन के अंदर स्प्लिट हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये की स्टॉक की प्राइस, 10 रुपये की फेस वैल्यू चल रही है, स्टॉक की प्राइस 100 रुपये चल रही है। कंपनी को ऐसा लग रहा है कि 100 रुपये की पर शेयर की प्राइस जो मेरे शेयर होल्डर है या फिर जो नए शेयर है वो शेयर होल्डर है वो इसको बाय नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन के अंदर जो कंपनी होगी स्प्लिट कर देगी अपनी प्राइस को। और फेस वैल्यू अगर उसने बाई चांस 1 कर दी तो उस कंडीशन के अंदर उसकी शेयर प्राइस भी 10 रुपये के ऊपर हो जाएगी। यही होता है फेस वैल्यू का मतलब। अच्छा, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी की। डेब्ट टू इक्विटी ये हमें बता दी कंपनी के ऊपर बेसिकली कर्जा कितना है। ये जितना कम होता है उतना अपने लिए अच्छा रहता है। इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो डेब्ट टू इक्विटी मैंने यहाँ पे नोट किया था, और इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है -0.01 के ऊपर चल रहा है, यानी कि नेगेटिव है। अब अपन बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, और इस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू भी कुछ नहीं बता रही। इसका मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0 के ऊपर चल रही है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है। इसके बाद में बुक वैल्यू की बात कर लेता हूँ, और बुक वैल्यू इस कंपनी की -117 के ऊपर चल रही है। अच्छा, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है उस चीज़ को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर इन फ्यूचर के अंदर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से कंपनी गिर जाती है, या फिर ऐसा कोई रीज़न आता है जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो बिल्कुल गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी होती है उतने पैसे तो आपको उस स्टॉक के मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू -117 के ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब ये जो कंपनी है अगर इन फ्यूचर के अंदर कभी गिरी तो आपको उस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा वाला लॉस होगा, आपका जो भी कैपिटल होगा वो 0 के ऊपर हो जाएगा। यही होता है बुक वैल्यू का मतलब। अगला अपन समझ लेते हैं करंट रेशियो की। इस कंपनी का करंट रेशियो -0.05 के ऊपर चल रहा है। बेसिकली करंट रेशियो जो होता है 2 के आसपास होना चाहिए, तो वो अच्छा समझा जाता है। करंट रेशियो का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये जो करंट रेशियो चल रहा है अच्छा नहीं है, बुरा करंट रेशियो है। इसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.87 के ऊपर है, और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का जो चल रहा है 6.92 करोड़ के ऊपर चल रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बोलते किसको है? नेट प्रॉफिट की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंपनी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन उस कंपनी की सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं उन डायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ये हो गई बात इसकी। इसके बाद में डिविडेंड पे आउट की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट जो चल रहा है वो चल रहा है 0 के ऊपर। अच्छा, डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि
कंपनी ने अपनी जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद में अपने शेयर होल्डर को कितने प्रतिशत डिविडेंड दिया है, यही डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है। और डिविडेंड पे आउट जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा समझा जाता है। तो यहाँ पे 0 चल रहा है तो इसका मतलब इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। इसके बाद में क्विक रेशियो की बात कर लेते हैं, वो चल रहा है 0.02 के ऊपर, और ये बेसिकली 1 के आसपास होना चाहिए तो वो अच्छा समझा जाता है। यहाँ पे बहुत कम चल रहा है तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। क्विक रेशियो का एक फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन लाइबिलिटी। उसके या इसका मतलब ये है कि करंट के एसेट को जब अपन इन्वेंट्री माइनस कर लेते हैं उससे, और उसके बाद में उसको करंट की लाइबिलिटी से अपन डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्विक रेशियो निकल के आ जाता है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पीबीवी की, प्राइस टू बुक वैल्यू। इंडस्ट्री का पीबीवी कितना चल रहा है, तो इंडस्ट्री के पीबीवी की बात करूँ तो वो 2.61 के ऊपर चल रहा है, और इंडस्ट्री का पीबीवी जो है वो स्टॉक के पीबीवी से बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। तो इंडस्ट्री का पीबीवी यहाँ पे ये चल रहा है और स्टॉक का पीबीवी है वो बता ही नहीं रखा है, तो ये ज़रूर एक पॉजिटिव बात है, लेकिन यहाँ पे बता नहीं रखा है तो इसका क्या है, ये इसका डाटा अभी तक आया नहीं है। पिछले 1 साल से इन्होंने अपना कोई भी डाटा प्रकाशित नहीं किया है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पी रेशो की। स्टॉक का पी जो चल रहा है 4 के ऊपर चल रहा है, और सेक्टर के पी की बात करूं या फिर इंडस्ट्री के पी की बात करूं तो वो 31 के ऊपर चल रहा है। अच्छा, पी रेशो जो है वो स्टॉक का पी रेशो कम होना चाहिए सेक्टर के पी के कंपैरिजन के अंदर। तो पी रेशो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही कि इंडस्ट्री का पी ज़्यादा है और स्टॉक का पी कम चल रहा है। इसके बाद में अगर इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी की बात करूँ तो डेब्ट टू इक्विटी जो चल रहा है इस कंपनी का वो -0.01 के ऊपर चल रहा है, और डेब्ट टू इक्विटी जो होता है पॉजिटिव के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है डेब्ट टू इक्विटी। इसके बाद में अर्निंग पर शेयर या फिर ईपीएस की बात करूं तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो ईपीएस बेसिकली 3.93 के ऊपर चल रहा है, वो भी वो तो ये 3.93 का ईपीएस भी कम है। ईपीएस हमें क्या बताता है, ईपीएस हमें बताता है कि प्रति शेयर के ऊपर कमाई कितनी हो रही है, यानी कि अर्निंग पर शेयर के ऊपर कमाई कितनी हो रही, तो वो ईपीएस बताता है, तो ये ईपीएस कम चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद में अगर आरओई की बात करूं तो आरओई जो चल रहा है इस कंपनी का वो चल रहा है -3.07 के ऊपर। अच्छा, आरओई का मतलब ये होता है कि जो सालाना कमाई हो रही है वो कितनी हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो कंपनी की जो सालाना कमाई हो रही है उसको ये आरओई बताता है, और ये -3.07 के ऊपर चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर जो हमें नेगेटिव साइन दे रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए, ये भी नेगेटिव के अंदर चल रही है, तो ये अपने लिए एक बहुत बुरी बात है कि इस कंपनी के ऑलमोस्ट सारे जो टेक्निकल है वो हमें नेगेटिव साइन देते, सॉरी जितने भी इसके फंडामेंटल इंडिकेटर है सारे हमें नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंडियन सिगरेट का जो मार्केट है वो $13.4 बिलियन का है आज के टाइम में, और वो जो करंट टाइम में आने वाले टाइम में वो जो है लगातार बढ़ता जाएगा। 2024 से 28 तक की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर आने वाला टाइम में ये जो है इंडियन का सिगरेट का मार्केट है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत कुछ भी अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसको अपन ये पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे। इंडियन सिगरेट का जो मार्केट है दोस्तों 4.49% CAGR के हिसाब से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, गोल्ड फ्लैग जो बनाने वाली गोल्ड फ्लैग जो है इसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। इस कंपनी का जो फाउंडेशन हुआ था 1955 के अंदर हुआ था। अच्छा, आप एक बात सोच के देखिए, 1955 के अंदर इस कंपनी का फाउंडेशन हुआ और उसके बाद भी ये कंपनी करंट टाइम में इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर चल रही है, तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपनी अभी भी ग्रो के अंदर नहीं आ रही है। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के कुछ और फंडामेंटल देखेंगे तो वो इसके नेट प्रॉफिट वगैरह नेगेटिव ही बताएंगे यहाँ पे। इसके बारे में एक न्यूज़ आई कि ITC आज सिगरेट स्टॉक अंडर प्रेशर आफ्टर बजट 2023 रेज NCCD लेवी। इस न्यूज़ को आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अपन एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, वो हमें नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे एनुअल बेस के ऊपर तो रेवेन्यू 2020 के अंदर 23 करोड़ था और 21 के अंदर 41 करोड़ का है, लेकिन 21 के बाद में कोई भी रेवेन्यू यहाँ पे शो नहीं कर रखा है। ऐसा आपको पता हो तो एक बाइजूस कंपनी के अंदर भी हुआ था और उसके अंदर भी उन्होंने अपने रेवेन्यू शो नहीं किए थे। 2 साल बाद जब उन्होंने अपने रेवेन्यू को शो किया था तो वो नेगेटिव आए थे, उसकी वजह से बाइजू का स्टॉक बहुत बुरा वाला गिर गया था। और इस कंपनी के अंदर करंट टाइम में ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है और उन्होंने अपने रेवेन्यू नहीं बता रखे 2 सालों से, सॉरी 3 साल हो गए, 3 सालों से रेवेन्यू नहीं बता रखे। नेट प्रॉफिट को भी आप देखेंगे तो एनुअल बेस के ऊपर इन्होंने नेट प्रॉफिट को बता ही नहीं रखा है 21 के बाद में, तो ये बहुत ही अपने लिए बुरी बात है कि ये अपने नेट प्रॉफिट को शो क्यों नहीं कर रहे हैं।
3 साल हो गए दोस्तों, 3 सालों के अंदर भी इन्होंने अपने प्रॉफिट को शो नहीं किया है। इसका मतलब ये जो कंपनी है इसके फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और इसके अंदर कुछ तो ऐसी गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से वो अपने जो इसके जो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जो इसका डाटा है वो आम पब्लिक के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसकी इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो सेल्स जरूर है, एनुअल बेस के ऊपर सेल्स को देख लेते हैं उसके अंदर क्या कंडीशन रही थी। 2021 के बाद में सेल्स को भी इन्होंने नहीं बताया, 41 करोड़ की सेल्स 2021 में होती है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बताया। बैलेंस शीट के अंदर भी आप देखेंगे इसके करंट की लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, 350 करोड़ के ऊपर थी मार्च में 21 में, और करंट के एसेट अगर आप देखेंगे तो वो 15 करोड़ के, तो एसेट कम है, लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, तो ये एक और नेगेटिव बात आ गई अपने आप ऊपर। इसके बाद में प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 30% की है, पब्लिक की होल्डिंग 69% की है। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, तो उसके लिए अपन को एक बार चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इसके अंदर इंडिकेशन मिलेंगे। चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो चार्ट के ऊपर आप देखिए, एक बार लॉन्ग टर्म के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 वीक का अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो था इसने अपना ऑल टाइम का हाई 700 750 के आसपास अपना ऑल टाइम का हाई लगा था, और उसके बाद में ये स्टॉक लगातार नीचे गिरा है, जो अभी करंट टाइम में इतनी 50 रुपये के ऊपर आ गया है। अच्छा अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस जगह पे जो है इस कंपनी का रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है 156 के आसपास। उससे पहले भी और रेजिस्टेंस बन रहे, लेकिन इसको मेरे ड्रॉ करने का रीज़न ये है कि सबसे ऊपर तो अभी यही बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इस कंपनी ने इस जगह पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसके बाद में डाउनफॉल आया, फिर स्टॉक ऊपर बढ़ा और करंट टाइम में 50 के ऊपर चल रहा है। अच्छा यहाँ पे अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं, तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। 17 के ऊपर इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा और लॉन्ग टर्म का मैं चार्ट भी देखना पसंद नहीं करूंगा। सीधा अपन शॉर्ट टर्म के ऊपर आते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर कैसी क्या कंडीशन बन रही है तो उसको अपन एक बार देखेंगे। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ये जो प्राइस चल रही है 65 के आसपास आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको एक बार मैं चलिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। इस प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है इसका 62 के आसपास, तो करंट टाइम में आप यहाँ तक का रेजिस्टेंस लेके चलिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इसके अंदर भी पंप और डंप चल रहा है और अभी नेगेटिव फॉल आ गया, तो अब स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आने वाला है, तो इसके लिए भी आप अलर्ट हो जाइए। अब एंट्री कर रखी है तो एग्जिट कर लीजिए। और उसके अलावा इसका नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा 37 का होगा अगर स्टॉक नीचे आया तो, और अब मुझे लग तो नहीं रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर भी इसका मैं ऊपर की तरफ का ये करंट टाइम के ऊपर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह के ऊपर। तो ये 47 का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है अगर आपने एंट्री कर रखी है तो। और करंट टाइम में न्यू फ्रेश एंट्री का मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब जो है स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आने वाला है, तो आप अगर खरीदने का सोच भी रहे तो 37 के आसपास अगर आ जाए, 37-38 रुपये के आसपास, तो उसके बाद में एंट्री बनाने का सोचना, लेकिन उसकी बात भी बाद में करेंगे। लेकिन करंट टाइम में एंट्री बिल्कुल मत कीजिए। स्टॉक के फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे नहीं है। टेक्निकल भी मुझे यहाँ पे देखिए लगातार अपर सर्किट लग रहा था और अब ऊपर जाके रेड कैंडल के साथ में मार्केट आज का क्लोज हुआ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आने वाला है। आशा करता हूं दोस्तों इस कंपनी के जो डाउट थे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। अभी करंट टाइम में बिल्कुल भी अच्छे इसके फंडामेंटल टेक्निकल कुछ भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे इसके बुलिंगर बैंड को भी आप देख लीजिए एक बार। बुलिंगर बैंड जो है रेजिस्टेंस लाइन के पास जाने की कोशिश कर रही है कैंडल जो है, लेकिन इसके अलावा अपन इसके मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। 9 जो है पॉजिटिव साइन दे रहा है, 21, 44 और 88 सारे हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। सॉरी 88 मूविंग एवरेज तो हमें नेगेटिव साइन दे रहा है, लेकिन दूसरे पॉजिटिव दे रहे हैं। लेकिन ये कब पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाए, मूविंग एवरेज तो ऊपर नीचे चलते ही रहता है, प्राइस के साथ में चलता है, तो कुछ भी पता नहीं चलता है इसको देख के। तो मेरे हिसाब से करंट टाइम में इन्वेस्ट मत कीजिए। जिन्होंने एंट्री कर रखी है वो आप इस स्टॉक से करंट टाइम में एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अब स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आएगा और स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको लॉस हो सकता है। अच्छा पैसा बढ़े नहीं बढ़े वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए पैसे का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, इस स्टॉक के अंदर करंट टाइम में इन्वेस्ट मत कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सिगरेट अगर पीते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और आज से कसम लीजिए आपकी आज के बाद में सिगरेट कभी नहीं पिएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस स्टॉक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।